आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको आपके सेहत के बारे में बेदार करते रहते हैं, आपको नई नई बातें बताते हैं और वो बहुत ही कारगर बातें बताते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और बहुत ही अच्छी आपकी ज़िंदगी को बना सकती हैं। तो इसी सिमत में जो आज का हमारा मौजू है बहुत ही अहम है, बुनियादी है और उसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। और वो जुड़ा है हमारी ख़वातीन से, वो जुड़ा है हमारे बच्चों से। नाज़रीन, सब लोग जानते हैं ये जो माशरा है हमारा, इस माशरे की जो बुनियाद है वो ख़वातीन हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन उनका सेहतमंद रहना बेहद ज़रूरी है। उनकी ग़िज़ा, जो उनकी ग़िज़ा उन्हें मिल रही है, क्या वो एक मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल रही है जिससे उनकी सेहत बेहतर से बेहतर हो? क्या वो सही से वो चीज़ें ले पा रही हैं? क्या वो चीज़ें उन पे वो हासिल कर पा रही हैं? इसे समझना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि आज के इस दौर में भी पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बड़ी तादाद में, जो पूरी तरह से सेहतमंद ग़िज़ा नहीं हासिल कर पाते हैं। बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो सेहतमंद ग़िज़ा नहीं हासिल कर पाती हैं। उसकी वजह वसाइल की कमी हो सकती है, उसकी वजह इल्म की कमी हो सकती है। तो ये प्रोग्राम जो आज हम कर रहे हैं, ख़ास तौर से अपने ख़वातीन को लेकर कर रहे हैं, बच्चों को लेकर कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस पूरे प्रोग्राम को बहुत गौर से देखिए, समझिए और ये देखिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हर बच्चे के लिए सेहतमंद है, जो हर खातून के लिए सेहतमंद है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप भी फ़ोन करके हमारे जो पैनलिस्ट हैं, माहिरीन हैं, उनसे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं किस तरह से एक मुतवाज़िन ग़िज़ा हर खातून के लिए हो, हर बच्चे के लिए हो और हमारे माशरे के लिए हो। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश और करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हम हर सप्ताह करते हैं आपसे, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है जो कि 9:30 बजे फ्राइडे को, जुमा को दिखाया जाता है, उसे भी आप दोबारा देख सकते हैं। फ़िलहाल ये वक्त है ये बहुत ही खुसूसी रिपोर्ट का, मुलाहिज़ा फरमाइए। बच्चों और ख्वातीन के लिए ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन बहुत अहम है, क्योंकि ये सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर खुराक मुतवाज़िन ना हो तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है और बीमारियां जल्दी लगती हैं। बच्चों को अच्छी ग़िज़ाइयत देना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी हड्डियां, दिमाग और जिस्म सही तरह से बढ़ सकें। प्रोटीन, दूध, दही, अंडे, दालें और सब्जियां बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर बचपन में अच्छी ग़िज़ा ना मिले तो बच्चा कमज़ोर, थका हुआ और पढ़ाई में पीछे रह सकता है। इसी तरह ख्वातीन के लिए भी मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है। खास तौर पर नौजवान लड़कियों और माओं को आयरन और कैल्शियम की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। आयरन खून बढ़ाता है और कमज़ोरी को दूर करता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। हामला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए अच्छी खुराक न सिर्फ उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि बच्चे की सेहत के लिए भी लाजमी है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खाने में दूध, दही, दालें, सब्जियां, फल, गोश्त और अनाज शामिल हो। तली हुई और बाजारी चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा ही अच्छी सेहत की ज़मानत है और सेहतमंद माँ और बच्चे ही मजबूत माशरे की बुनियाद बनते हैं। रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी और आप इन पर अमल भी करेंगे। एक चीज़ और यहाँ बताने की बेहद ज़रूरत है, हमारी जो सरकारें हैं वो हमेशा हमें बेदार करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती हैं, मुहिम चलाती रहती हैं। इसी सिमत में ये जो सितंबर 17 है और 2 अक्टूबर तक ग़िज़ा को लेकर, ग़िज़ाइयत को लेकर बेदार करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, तो इसे समझना चाहिए। एक चीज़ और बताएंगे हम यहाँ पर कि जो हमारा जो माशरा है, उसके जो हमारे बच्चे हैं, उनके नशो-नुमा को लेकर कौन कौन सी ग़िज़ा हो सकती है, हमारी ख़वातीन के लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर है
और कम बजट में अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा कैसे घर पर ही हम करके बेहतरी पैदा कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका हम उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर एच.ई. राधिका, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खैर मकदम है। बच्चों पर बात करने के लिए जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार देबाटा, जो कि प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर उपमा, जो कि प्रोफेसर हैं, उपमा सक्सेना, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ डॉक्टर राधिका आपसे करना चाहूँगा। अभी जैसे कि हमारी रिपोर्ट में बताया है, मैंने भी कोशिश की है बताने की कि जो न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ाइयत है या जो ग़िज़ा है, एक बैलेंस डाइट है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बारे में बेदार करने के लिए हमारी सरकार भी बहुत सारे काम करती रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो इस वक्त हमारे मतलब मौजूदा दौर में हैं और जिनके बारे में हर औरत को, हर खातून को समझना चाहिए, बेदार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरे ख्याल से आज के तारीख में, ये तो आज ही नहीं, पहले से हम लोग सारे जानते हैं कि एक अच्छा पोषण सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी सरकार भी इससे अवगत है। तो आज से बहुत साल पहले से ही बहुत सारी ऐसे स्कीम्स चलते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इसमें सबसे पहले जो आपने बताया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, वो है सशक्त नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसके अंतर्गत भी एक बहुत इसका जो सबसे ज़्यादा जोर है वो भी न्यूट्रिशन पे है। तो न्यूट्रिशन क्या केवल सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा पैदा होता है, लड़की होती है, लड़का होता है, दोनों को एक जैसा पालें। यही लड़की उसके बाद किशोरावस्था में जाती है, फिर वही जाके प्रेगनेंसी भी हासिल करती है। तो ज़रूरी है कि हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम उस पर फोकस करें। इसी के अंतराल सरकार ने ये स्कीम्स बनाए हुए हैं। तो जो सबसे अभी लेटेस्ट है वो है पोषण अभियान। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ही एड्रेस करा जाता है। तो इसमें क्या है कि पहले तो ये था कि अवगत कराते थे लोगों को, अब तो ये है कि सरकार सीधा माँ के हाथ में सामान देती है खाने का। तो ये कहाँ पे होता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स में है। तो जो हेल्थ राशन कहते हैं इसको, हेल्थ राशन पैकेट्स जो कि मदर्स को दिए जाते हैं। कभी तो ऐसा भी है कि उसी समय फ्रेश भोजन तैयार करा जाता है और भोजन तैयार करते करते उसको अवगत कराया जाता है कि क्या अच्छी चीज़ है, इसमें ज़्यादा नमक ना खाएं, इसमें ज़्यादा तेल ना डालें। मिलेट्स आजकल रागी है और उस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा है ना, जो गर्भवती महिलाएं उसको क्या खाना चाहिए, उनके सामने ही खाना कई बार बनाया भी जाता है और उनको खिलाने के लिए घर भेजा जाता है। तो दो बातें हैं, एक तो है पोषण माह, अभी जो चल रहा था सितंबर वो पोषण माह था। एक पोषण पखवाड़ा होता है जो कि मार्च में होता है और ये बच्चों के लिए भी है। आंगनवाड़ी में बच्चे भी जाते हैं, गर्भवती महिलाएं भी जाती हैं, ये उन दोनों पे ही फोकस्ड है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम जाता है हम एक दो और भी बता देंगे। अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि सबको इस बारे में पता हो कि आंगनवाड़ी में अब ये चल रहा है और सारी महिलाएं इसका लाभ उठाएं, ज़रूर जाएं, इसके बारे में अवगत होएं और उधर से जो राशन मिलता है उसको लें। नाजरीन, यहाँ पर जिस तरह से राधिका जी ने बताया है कि जो महिलाएं हैं वो इन चीज़ों को समझ सकती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी के ज़रिए जो वहाँ पर दी जा रही हैं चीज़ें खाने के लिए, जो राशि दी जा रही है उसको समझना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर थोड़ा सा जो कोऑपरेट करने वाली बात है वो घर के मर्दों की भी है। वो भी अपनी जो ख्वातीन हैं, महिलाएँ हैं घर की, उनको समझाएँ और वो जाकर इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लें। राधिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, ये आपने बहुत ही अहम बात बताई, क्योंकि ये पूरा पोषण अभियान जो है वो जन आंदोलन पे बेस्ड है। वो चाहते हैं कि हमारे जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव आए, जिसमें पुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। आपने ये बात बहुत ही अच्छा फोकस करा और ये भी मैं इस चीज़ को दोबारा एम्फसाइज करना चाहती हूँ।
आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को क्लियर किया। अब बात करते हैं अपने जो माशरे के बच्चे हैं उनके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, सबके जो हमारे माशरे में बच्चे रहते हैं, उनकी सेहत के बारे में सब कोई फ़िक्रमंद रहते हैं, समझते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। वहाँ हमारी इल्म में कमी है। क्या वजह हो सकती है? क्या हम इसके बारे में सोचते नहीं? क्या वजह हो सकती है? क्या हम एक्सपर्ट की सुनते नहीं? ये बहुत ही बात अहम है, इसके बारे में समझना चाहिए। और इसी बारे में समझने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप के पास। डॉक्टर प्रदीप, हमारे जो माशरा है, हमारी सोसाइटी है, उसके जो बच्चे हैं, उनकी सेहत के बारे में समझने की, उनकी ग़िज़ा के बारे में जानने की क्यों इस वक्त बेहद ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि बच्चे कल के भविष्यत हैं, कल के बड़े होंगे और इस देश को वहीं संभालेंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई अच्छी तरह बच्चों पे इन्वेस्ट करो तो आगे आपका फ्यूचर सिक्योर है। सारा पूरे जगत भर में लोगों का और नेताओं का ये है कि बच्चों की देखभाल ठीक से करना है, माँओं का ठीक से करना है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। इसमें बच्चों का इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनका बढ़ने का टाइम है। बच्चा बढ़ता है, रोज़ उसका ग्रोथ होता है। ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट, जो विकास कहते हैं, बुद्धि का विकास, ब्रेन का विकास, तो ये दौरान अगर हमने किसी भी तरह के खुराक की कोई कमी हो या हमें पता नहीं है कि क्या खिलाना है, जिससे उसका शरीर की वृद्धि और साथ साथ मानसिक विकास होगा, अगर ये हमें अवेयरनेस हो तो बच्चे को हम ठीक से पोषण दे पाएँ और उसका विकास अच्छी तरह हो। सिर्फ शरीर के विकास से, जैसे हम खूब खाना खिलाएं और ये दिए, तो शरीर का विकास हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मानसिक विकास के लिए भी ज़रूरत है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस स्टेज में बच्चे का कौन सी चीज़ें ज़्यादा आवश्यक है, वो सारे भी पता होना चाहिए। इस बारे में पता होना चाहिए और इसको समझना चाहिए। बच्चों की नशो-नुमा के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार रहना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पर ग़िज़ा की, बात हो रही है यहाँ पर न्यूट्रिशन की, और ख़ास तौर से ख़वातीन की बात हो रही है। तो ख़वातीन की बात करने के लिए मैं डॉक्टर उपमा का रुख करूँगा और डॉक्टर उपमा से मैं गुजारिश करूँगा, आप बताइए कि हर ख़ातून के लिए एक बैलेंस डाइट, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में अभी भी 30 से 40% महिलाएं, उनका जो खाना पान है वो ठीक नहीं है, और वो कई औरतें, ये 40% लोग कमज़ोर हैं वो औरतें। तो ये औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पोषक खाना खाएं, संतुलित भोजन लें। तो उसके लिए उनके खाने में अनाज भी होना चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, फल होने चाहिए और फ्रूट्स, मतलब सब्जियां होनी, हरी सब्जियां होनी चाहिए। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि दूध, दही, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मीट और अंडे। मैं जो नॉन वेजिटेरियन उनको बताना चाहती हूँ कि अंडे सबसे अच्छे सूत्र हैं प्रोटीन के लिए। सो हर औरत को, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, तो अंडे अपनी उसमें डाइट में रोज़ एक अंडा ज़रूर खाना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तान में 50% औरतें अभी भी उनमें खून की कमी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो औरतें जो गर्भ नहीं धारित कर रही हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके लिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 ग्राम प्रति DL से ज़्यादा होना चाहिए। और प्रेगनेंसी में जब वो गर्भ धारण कर लेती हैं, अगर वो 11 से कम होता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो हमारी हिंदुस्तान में जो मोस्ट कॉमन कारण है माँओं का मरने का, वो है खून की कमी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा भोजन खाएं जिसमें आयरन हो। और दूसरी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है कि कीड़े, तो इसलिए सरकार ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें गर्भवती औरतों को और बच्चों को हर महीने कीड़े मारने की दवाई दी जाती है, जिससे कि उनका खून सही रहे। और जैसे हमारे यहाँ अनीमिया मुक्त भारत है, उसका फोकस यही है कि हमारे बच्चे और हमारी गर्भवती औरतें और जो माएँ, जो औरतें गर्भ नहीं हैं, वो भी उनका हीमोग्लोबिन या उनको खून की कमी नहीं रहे। ठीक, आपने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताई। अब मैं डॉक्टर राधिका का रुख दोबारा करूँगा। डॉक्टर राधिका, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं, उनमें जो ये इल्म की कमी है,
कि क्या ग़िज़ा उनके लिए बेहतर है, क्या ग़िज़ा उनको खानी चाहिए, इसके पीछे कौन कौन सी वजह आप मानती हैं? क्या इसमें बड़ी वजूहत हैं, या फिर यह है कि वो समझना नहीं चाहती, या फिर यह माशरे की भी कुछ जिम्मेदारी है? कैसे इसको बताना चाहेंगी? देखिए, कुछ तो बातें हैं कि परंपरागत चलती हैं, घरों में चलती हैं। जैसे कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि इसको तरल पोषण दीजिए, आप इसको आसानी से पचाने वाली चीज़ें दीजिए। तो उसको पानी नहीं दिया जाता, उसको बिल्कुल ही खिचड़ी पतली चीज़ें दी जाती हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं जो कि हम कोशिश करते हैं, जैसे अस्पताल में भी मरीज होती है, जब वो घर जाती है, जाने से पहले समझाया जाता है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान करें, जो माँ को और बच्चे को ज़रूरत है। जब माँ स्तनपान कराती है, उसको भोजन सही तरह से देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक भ्रांति है जो ना हो। इसी तरीके से घर के जो बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने अपने तरीके से करा होगा, बातें सही होंगी, लेकिन अब हमारे पास और ऐसा एविडेंस है, हमारे पास अभी इन चीज़ों के प्रमाण हैं कि इन चीज़ों से हम हटें, और जो हम आजकल जो सरकार भी प्रचार कर रही है, उन चीज़ों का कुछ ध्यान दें और उस तरीके से खाना पीना अपना थोड़ा सा परिवर्तित करें। एक बात जो उपमा जी ने बताया, जो कि अनीमिया मुक्त भारत है, उसके तहत अनीमिया ना हो या फिर अनीमिया अगर होता है तो उसके इलाज के लिए दवाई दी जाती है। तो जैसे आपने मेरे से पूछा था कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन से स्कीम्स हैं, तो अनीमिया मुक्त भारत एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है हमारे देश में कितने सालों से। उसमें आयरन एंड फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। वो एडोलेसेंट, जो कि किशोरावस्था की लड़कियां हैं, उनको भी दी जाती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दी जाती हैं। तो ये दोनों ही वर्ग हैं। तो यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पे उनको जो नीले कलर की गोली दी जाती है। तो वो बहुत बच्चे, बहुत माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं को लेकर कि बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज़ पर और फोकस कीजिएगा आप पे, क्या कुछ ऐसी ग़िज़ा घर में मौजूद हो सकती है, हम कुछ ऐसे इक़दामात घर में भी कर सकते हैं जिससे जो हमारी ख़वातीन है उनकी सेहत बेहतर हो जाए, उनकी ग़िज़ा मतलब घर में मौजूद भी और वो ग़िज़ा लेती भी रहें, ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल भी हो, आसानी से उनको मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा रोशनी डालिए यहाँ पर। ज़रूर। तो जैसे कि पहले भी बताया गया था, दूध, दही, है ना, जो प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए पनीर बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स के लिए। इसी तरीके से जो सोया की वड़ियाँ आती हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स के लिए। ओके। उसके अलावा जैसे गुड़ है ना, चने हैं और मूंगफली है। जैसे जिस सीज़न में जो चीज़ आती है, आप ऐसा नहीं करें कि वो चीज़ मिल नहीं रही, आप उसको ख़रीदने को जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा लगता है। जो भी उस सीज़न की है, जो मौसम की चीज़ें हैं, उसको आप लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, घर की बनी हुई जो भी आहार है हमारा, जैसे कि रोटी सब्जी दाल चावल, तो हर थाली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो एक बैलेंस डाइट में आता है। तो मेरे ख्याल से किसी भी एक आम परिवार में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो महिला इन चीज़ों का सेवन करे। इस चीज़ का, ये जो बातें बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर राधिका ने, इस चीज़ को समझना चाहिए, और जो ग़िज़ा, जितनी भी ग़िज़ाओं की बात की है यहाँ पर डॉक्टर राधिका ने, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, अपने खानों में शामिल करना चाहिए। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रदीप आपसे, अगर बच्चों की नशोनुमा की बात की जाए, उनकी अच्छी हेल्थ की बात की जाए, तो कौन सी, जैसे आपने पहले बताया था, अभी सिर्फ फोकस उस पर कीजिएगा जो ग़िज़ा बच्चे को देनी ही देनी है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिससे उनके ग्रोथ हो, जिससे उनकी जो जिस्मानी तौर पर तो जो मजबूत हों ही, साथ में जहनी तौर पर भी हों, जो कि आदमी का जो मेंटल लेवल है वो भी मतलब वो ग्रो करना चाहिए उनकी उम्र के साथ। तो उसके लिए भी कौन सी ग़िज़ा बेहतर साबित हो सकती है? हाँ, ये सबसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल था जी, आपने पूछा। और ये जो अब मैं बताना चाहता हूँ, सब माँओं को सुनना चाहिए। ये जो बच्चा, एक हमें शुरुआत से लेते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है जी, तो उसको पहले 6 महीने तक अपना स्तनपान कराए माते, जो माता भी है 6 महीने तक एक शिशु को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध। और जो डॉक्टर दवाई एक ड्रॉप लिखते हैं, विटामिन डी का ड्रॉप दिया जाता है उनको, तो वो ड्रॉप देना है। बाकी खाने के जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ माँ का दूध। वो 6 महीने अगर माँ का दूध ले रहे हैं, उसमें आप विश्वास करिए मेरे यहाँ कि ये तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी ज़रूरत चीज़ें हैं, सब मिलता है बच्चे को, सब। उसके अलावा ये जो माँ का दूध है, बड़े होके कुछ कुछ बीमारी जो होते हैं, आप उसने सुना होगा, ये डायबिटीज़ है ना,
ये और आस्थमा, फूड एलर्जी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे प्रिवेंट करता है। अब सोच नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है ये माँ का दूध। जी तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। जी। आगे आते हैं 6 महीने के बाद हम क्या खिलाएं भाई। 6 महीने के बाद माँ का दूध बंद कर दें क्या? नहीं, 6 महीने के बाद भी माँ का दूध आपको पिलाते रहना है। जी लेकिन 6 महीने के बाद माँ का जो दूध होता है उसका जैसे शरीर वृद्धि हो रहा है तो वो उतना उसका सारा पोषण का भरपाई नहीं कर पाता। तो अब क्या करें? तो अभी हमें कुछ उसको चीज़ें खिलाना पड़ेगा। माँ का दूध बंद नहीं कर रहे हैं हम, माँ का दूध भी पीता रहेगा। उसके अलावा हम क्या खिलाएं, अभी बात उसी की है। घर में हम जो खाते हैं, क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो हम बच्चे को जैसे कि हमने दाल और चावल इसी से शुरू कर सकते हैं। दाल बनाए, खिचड़ी बनाने का अलग से ज़रूरत नहीं है। आप जो दाल चावल खा रहे हैं ना उसी को मिक्स करना है। एकदम पानी जैसे नहीं बनाना है कि एकदम गाढ़ा नहीं बनाना है। जो बीच में थोड़ा चम्मच में ले रहे हैं ना वो ऐसे लगे कि बहेगा लेकिन बहता नहीं है। इसी स्टेज में जो है उसको खिलाना शुरू करना है। बट ये जो 6 महीने का बच्चा है ना, आप जैसे खिलाएंगे ना सब बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको पीना आता है, उसको खाना नहीं आता। अभी हमने खाना खिलाया नहीं उसको कभी। तो ये जो हमारा जीवा है उसका मूवमेंट उसको नहीं पता। तो जैसे आप 7-8 दिन के बाद देखेंगे जैसे आप खिला रहे हैं वो सारा अंदर लेगा फिर। तो ये डाउट नहीं रखना कि बच्चा पसंद नहीं कर रहा है, सब तो निकाल देता है। तो हम सिंपल दाल चावल से शुरू करते हैं, 4 से 5 चम्मच से शुरू करते हैं और दिन में पूरे दिन में 3 बार से शुरू करते हैं। ऐसे हम शुरू करके धीरे धीरे वो 4 चम्मच को 5 चम्मच 6 चम्मच 7 चम्मच करें। 9 महीने तक हम माँ का दूध प्लस ऐसी चीज़ें 3 बार हम खिलाएं। अब उसमें सब्जियां डालना है, जैसे गाजर उबाल के उसमें मिक्स कर देना है और हरी सब्जियां उसमें मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करना है क्योंकि वो चबा के नहीं खा पाएगा, है ना, तो हमको थोड़ा ग्राइंड करके देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक एक आप चीज़ें ऐड करते, उबला हुआ आलू ये सारे ऐड करेंगे। फिर बनाना को आप मैश करके खिला सकते हैं बच्चे को, अंडे को खिला सकते हैं, मैश करके खिलाना है, ठीक है। 9 महीने के बाद उसको आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। 4 बार जैसे किया, दिन में हम पहले 9 महीने तक 3 बार देते थे, अब 4 बार कर दीजिए उसको। और उसका जो अमाउंट है आधा कटोरी से ऊपर आ जाना चाहिए। हम जब बच्चा 1 साल का है तो बड़े जैसे खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसको खाना है। और 1 से 1.5 कटोरी एक बार में, दिन में 5 बार, दिन में 5 बार, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और एक बार में 1 से 1.5 कटोरी, जो हमारा कटोरी होता है ना स्टैंडर्ड कटोरी 150 ml कहते हैं, उसमें वो 1.5 कटोरी खाना चाहिए। और उसमें आपको देखना चाहिए इंद्रधनुष का रंग। आप जो सब्जियां और ये चीज़ें डाल रही हैं उसमें हर कलर का, ग्रीन हो, रेड हो, येलो कलर का सब्जियां हैं, तो फ्रूट्स हैं येलो कलर की, तो ये सारे मिक्स डाइट देना है। प्रोटीन के लिए दाल, अंडा, मीट, मछली जो भी जैसे खाता है, सोयाबीन, ये सारे बहुत रिच सोर्स हैं। बढ़ने के लिए उसको जो कैल्शियम चाहिए आपको केला से मिलेगा, आपको दूध, पनीर, छाछ इससे मिलेगा। तो इसको भी जानना, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, रिकेट्स कहते हैं उसको। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रिकेट्स लेके आते हैं। एनीमिया के लिए भी ये सारे जो हैं ये आयरन रिच लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। मूंगफलियाँ होते हैं, मूंगफलियाँ ऐसे नहीं खिलाना है उसको, ग्राइंड करके खिलाना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी बताई आपने और बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, ये हमारे नाजरीन ने समझी होगी। इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू आपसे बाद में जारी रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से, ये जो माँ का दूध है इसकी अहमियत को समझना चाहिए। जितने भी माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हमेशा कहते हैं जो माँ का दूध है वो बच्चे की नशोनुमा के लिए सारी ज़िंदगी उसके काम आता है, उसकी सेहत बेहतर बनती है, इसे समझना चाहिए। और ये जो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद माँ के दूध को छुड़वा देते हैं और दूसरी जो चीज़ें जिन्हें ऊपरी चीज़ कहते हैं शुरुआत करा देते हैं, ये बेहद गलत है। ये बच्चे की सेहत पर असर बहुत तरह डालता ही है, साथ में माँ के लिए भी कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस चीज़ को समझना चाहिए और हमेशा माँ का दूध जो है वो 6 महीने तक बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं आप वो दे सकते हैं, माहिरीन से बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कुदरत की दी हुई। यहाँ पर एक जैसे सोसाइटी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। एक चैलेंज और बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है वो है एनीमिया।
और ख़ास तौर से हम अगर ख़वातीन की जैसे बात कर रहे हैं, ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो एनीमिया क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और कैसे इसके बारे में समझना चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए मैं जाऊंगा डॉक्टर उपमा की तरफ। डॉक्टर उपमा, थोड़ा सा एक तो एनीमिया के बारे में बताइए, उसको शुरुआती तौर पर क्या अलामात है, कैसे पहचाने, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे उसे डील करके उसे इलाज करें और पूरी तरह से ठीक हो जाएं। क्या इसमें ग़िज़ा का भी रोल है? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में अभी भी 50% जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें खून की कमी है। इसका मतलब इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी में देखें उनका खून 11 से कम है। तो इसका कारण ये है, एक तो महिलाएं बहुत जल्दी जल्दी बच्चा नहीं करें, 2 बच्चों के बीच में कम से कम दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के बीच में एटलीस्ट 2 साल का गैप रखें, जिससे कि उनका खून दोबारा बन पाए। दूसरा ये है, हमारे देश में मैंने बताया पेट में कीड़े, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी के कारण एनीमिया बहुत देखा जाता है। तीसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ बहुत कम जो हैं वो मीट मच्छी खाते हैं, तो हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ अंदर जो हम लेते हैं डाइट उसमें आयरन की कमी रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना चाय, जब हम आयरन की गोली ले रहे हैं या खाना खाए हैं, उसके साथ साथ हम चाय कॉफ़ी ना लें, क्योंकि इससे उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो वो हमारे शरीर में कम एब्जॉर्ब होता है आयरन। तो इन 3 कारणों के कारण ये हमारे यहाँ खून की कमी देखी जाती है। फिर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर राधिका ने बताया कि हमारे पास अनीमिया मुक्त भारत जो ऑलमोस्ट वो 6 साल से हिंदुस्तान में आया हुआ है, उसका मेन ये है कि हम 6 उम्र के ग्रुप्स में ये चाहते हैं कि अनीमिया को रोकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें एक ग्रुप है एडोलेसेंस, मतलब जो बच्चे जो अभी लड़कियां जो 12 से 19 साल की हैं, तो इसलिए उनको आयरन की गोली खिलाना बहुत ज़रूरी है। और उनमें खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि महीना ज़्यादा आ रहा होता है कई बार, तो माँओं को अपनी लड़कियों से पूछते रहना चाहिए कि महीना उनको ज़्यादा नहीं होता। और खान पान बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जेंडर बायस देखा गया है, लड़कों को ज़्यादा खाना दिया जाता है, लड़कियों को कम, जबकि लड़कियां ही आगे जाके सूत्रधार बनती हैं, वही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों का खान पान पे भी ध्यान दिया जाए और जो उनको बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जो हमने बताया अभी, कि उनको अनाज, दालें और दूध, दही और फल और सब्जियां, हरी सब्जियां सब दिए जाए। और एक सिंपल सा आप जैसे पूछ रहे थे कैसे, जो हर घर में किया जा सकता है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाए। तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब अब नॉन स्टिक लेने लगे, तो खाना आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको लोहा उस फॉर्म में भी मिलेगा और खून की कमी कम होगी। और अब आते हैं जब माँ गर्भ धारण कर लेती है, तो यूजुअली शुरू में उसको बहुत ज़्यादा उल्टी सी लगती है, जिसको हम नौजिया कहते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खाते रहना चाहिए और वो खाना खाना चाहिए ये कि जो उसको पसंद है। मैं अगेन ये बताना चाहती हूँ, जो गर्भावस्था है ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो जो भी पसंद है उसको खाना चाहिए, क्योंकि कई जगह मिथ्स होते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। और दूसरा, चौथे महीने के बाद से उनको आयरन की गोली खाना शुरू करनी होती है। तो आयरन यूजुअली हम एक गोली खाते हैं जिनको खून की कमी नहीं हो, और साथ साथ कैल्शियम। और आयरन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की गोली अगर हम आयरन के साथ लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। और दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, आयरन की गोली जब हम ले रहे हैं उसको या तो विटामिन सी की गोली के साथ या नींबू पानी के साथ लें, उससे उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। देखिए नाजरीन, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर उपमा ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, उन्होंने दवाओं को लेने का भी जिक्र किया है। यहाँ पर मैं एक और गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है आपको अवेयर करने के लिए है, बेदार करने के लिए है। कभी भी आप कोई भी जैसे अमल में लाते हैं किसी दवाई को या कुछ भी करते हैं, तो उसमें माहिरीन की सलाह फिज़िकली मिलकर उससे बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि जो चीज़ें बताई डॉक्टर उपमा ने ये बेहद कारगर आपके लिए साबित होंगी। अब यहाँ बात करता हूँ मैं डॉक्टर राधिका आपसे। डॉक्टर राधिका, अभी एक सवाल हमारे माशरे का है। हमारे माशरे में जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, एक तो ये बताएं कि उनकी ग़िज़ा जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। दूसरा, साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको भी किस तरह से अपनी ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, जो गर्भवती महिला या फिर जो स्तनपान कर रही हैं जी, उन दोनों की ही कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है, जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ओके। तो जितना एक नॉर्मल इंसान खाता है उससे
थोड़ा अधिक मात्रा में खाए। और वो सिर्फ कैलोरी की ही बात नहीं है, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें जो आयरन है जो जिसके बारे में हम बहुत अभी काफ़ी विस्तार से बता चुकी हैं डॉक्टर उपमा भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका सवाल है कि ये क्या खाएं, जो नॉर्मल इंसान खाता है वो खाएंगे, लेकिन थोड़ी उनकी मात्रा में बढ़ोतरी आएगी जी। तो कितना, अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं 300 या 400 कैलोरीज, तो अगर हम किसी नॉर्मल महिला को बताएं कि 400 कैलोरी खा लो तो शायद ये बात नहीं समझ आती। तो कम से कम 1 रोटी और आधा कटोरी दाल बढ़ा दें। दूध की मात्रा जो पहले 1 बार ले रही थी वो कम से कम 2 बार लें। दूध पसंद नहीं आ रहा तो दही लें, दही पसंद नहीं आ रही तो पनीर बना लें। यानी कि दूध बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कैल्शियम का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा जो गोलियां हैं, जैसे कि अभी बताया गया था कि आयरन फोलिक एसिड की गोली, तो अगर आपको ये कहा गया है कि इन गोलियों का सेवन करना है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि इसकी परेशानी, हम बार बार इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो ये आयरन की गोलियां हैं वो कुछ हद तक जब महिला लेती है तो पेट में गड़बड़ी हो सकती है। तो सबसे अच्छा रहता है कि वो खाली पेट ले, लेकिन वो नहीं ले पाती क्योंकि पचाने में मुश्किल लग सकता है। तो कम से कम 1 घंटे के अंतराल में, खाना खाने के बाद ले सकती है या खाना खाने से 1 घंटा पहले ले ले, और कैल्शियम और आयरन की गोलियां एक साथ ना ले। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखी जाए, दोनों ही, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कर रही हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं रुख करूंगा डॉक्टर प्रदीप, आपका एक चैलेंज और हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, वो है बच्चों का टिफ़िन। बच्चे क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ नहीं खाते हैं, माँ बाप के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपनी जो मनमर्जी की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मैं बात करूंगा एक डॉक्टर से कि वो किस तरह की सलाह देना चाहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो सोसाइटी के, वो जब स्कूल जाएं उनका टिफ़िन कैसा, और थोड़ा सा ये भी उसमें बताइएगा कि बच्चे जैसे सब्जियां नहीं पसंद करते ज़्यादातर, ये सबके घर में ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो बच्चों को कैसे रुजू किया जाए सब्जियों की तरफ, क्योंकि सब्ज़ी हेल्दी डाइट की में काउंट होता है, इसका थोड़ा सा फोकस डाल। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था ना कि 6 महीने के बाद जो खाना खिलाना है जी, वो डिसाइड करता है आगे कि बच्चा क्या पसंद करेगा क्या नहीं करेगा। बच्चा का कोई अपना पसंद पहले तो था नहीं। हमने ये 6 महीने से, बात बता रहे हैं यहाँ पर आप, 6 महीने से 12 महीने तक जी, जैसे जैसे खाना हम इसको खिलाते जाएंगे उसका टेस्ट डेवलप होगा। पहले के माँ का टेस्ट, दूध का टेस्ट था, हमने चावल खिलाया उसको वो टेस्ट आया, हमने दाल खिलाई तो दाल का टेस्ट आया, हमने सब्जियां खिलाई तो सब्जियां का टेस्ट आया। मैं लिख के देता हूँ, जो पेरेंट्स 6 से 12 महीने में घर का बनाया हुआ खाना जो खुद खाते हैं वो खिलाएं। 12 महीने के बाद जब बच्चा चलना शुरू करता है, माँ प्लेट लेके पीछे भागती रहती है, बेटा खा ले, वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ की। तो 6 महीने से 12 महीने में जो हम खाना उसको ठोस आहार खिलाने का कोशिश करते हैं, उसमें सबको मेरा निवेदन है, घर में बनाया हुआ खाना खिलाइए, जिसमें सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, चावल हो, या आप जो भी खाते हैं। और इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे 1 साल ये होगा, माँ परेशान हो जाती है, उसको फिर पैकेट फूड लाना शुरू कर देती है। एक बार आप पैकेट फूड में अगर देखें तो उसमें सॉल्ट या शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल होता है। जैसे आप उसको बच्चा लेता है ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन, फील ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको लगता है कि उसने कुछ खा लिया है और उसको भूख कम हो जाता है उसका, उसी वजह से। तो जो माएँ फिर कहते हैं इस बच्चे को भूख नहीं लगता, वही कारण है। जब आप खाना ठीक से देना शुरू करेंगे 6 महीने और उसके बाद 1 साल के बाद भी आप आदत डालिए ये सारी चीज़ों का, बच्चा मना नहीं करेगा। टिफ़िन की आपने बात करी, टिफ़िन जैसे मैंने कहा 2 बार स्नैक्स जो हम कह रहे हैं, मॉर्निंग में एक खाएँ। बड़े बड़े स्कूल में भी एक रूटीन बना देते हैं कि आज ये लाना है, कल मैगी लाना है, परसों पास्ता लाना है, ये वो सारे ठीक नहीं है। हमें हेल्दी फूड की बारे में बात करना है। हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कहें, ठीक पोषण जो है अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी हो हमेशा। जैसे कि उसमें आपकी जो घर में बन रहा है, आप खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं दही के साथ, बच्चे को वही दीजिए, वही खाए वो। उसमें एक फ्रूट भी आप दे सकते हैं, जैसे एप्पल काट के दे दिया, वो खाए, उसमें तो फाइबर भी जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है,
और उसके साथ उसको फैट भी मिल रहा है, साथ के साथ विटामिन सी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसका जो ग्रोथ है उससे बढ़िया होगा। तो टिफ़िन का भी ये है, और मैं कह रहा हूँ वो बच्चों को पसंद भी आएगा ये सारी चीज़ें। हम उसको टेस्ट अगर घर में जो बना रहे हैं वही खिलाएं, जो हम खा रहे हैं वही खिलाएं, बच्चे को अलग मत समझो। वो हमारा ही बच्चा है, आगे होके वो हमारे जैसे खाना खाएगा, तो हमारा दायित्व बनता है उसका वो टेस्ट डेवलप करें और वही चीज़ें दें जो हम खा रहे हैं उसी को टिफ़िन में भी दें। बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर प्रदीप ने कि बच्चे का पहले तो कोई टेस्ट नहीं होता, जैसा भी टेस्ट आप उसका डेवलप करते हैं वही टेस्ट उसका बन जाता है। इस चीज़ को समझना चाहिए, और जो भी एक मुतवाज़िन ग़िज़ा के तौर पर आप दे सकते हैं बच्चों को दीजिए, ताकि आगे भी उसकी ये हैबिट रहे। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में एक वक्त चीज़ और बहुत देखी जा रही है कि लोग डाइटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है ख़वातीन की, तो ख़वातीन भी आजकल अपने को पतला करने के लिए डाइटिंग का सहारा ले रही हैं, कम खा रही हैं, हो सकता है स्किप भी कर रहे हों बहुत से लोग। तो क्या ये डाइटिंग सही है? इसका क्या सही तरीका होना चाहिए, और क्या ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है? इसके बारे में बात करने के लिए मैं जाऊंगा डॉक्टर उपमा की तरफ। डॉक्टर उपमा, ये जो डाइटिंग चल रही है आजकल हमारे माशरे में बहुत देखी जा रही है, हमारे घरों में भी देखी जा रही है, तो क्या है ये डाइटिंग, क्या ये नुकसानदेह साबित हो सकती है? किस तरह बताना चाहेंगे अपने लफ्ज़ों में आप? मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी अगर डाइटिंग करनी है वो गर्भ अवस्था से पहले होनी चाहिए। जब एक बार गर्भ धारण कर लें तब डाइटिंग नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप अपना वज़न थोड़ा कम कर लें गर्भ धारण करने से पहले, उससे कुछ फ़ायदे होते हैं। उससे उनको बीपी का प्रेगनेंसी में होने का चांसेस कम हो जाते हैं, और जो ओबेसिटी के कारण, ज़्यादा मोटापे के कारण जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो जो भी करना है आपको ये पहले गर्भ धारण करने से पहले करना चाहिए। और उस समय क्या होता है, जब आप डाइटिंग वाला खाना खाते हैं तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को सप्लीमेंट करें, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इन सब आप अलग से सप्लीमेंट लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आयरन और कैल्शियम, क्योंकि इन सब की भी कमी हो जाती है जब आप डाइटिंग वाला खाना करते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी डाइटिंग नहीं करनी होती है। ये है कि जो माँ पहले से ही नॉर्मल जो जिसका वज़न होता है माँ का, उसमें उसको हम समझाते हैं कि उसका प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 केजी वज़न बढ़ता है। और जो माएँ मोटी होती हैं उनका 6 से 8 केजी में भी अगर उनका वज़न बढ़ता है प्रेगनेंसी में, वो ठीक माना जाता है। पर उनको डाइट बहुत नहीं, क्योंकि उससे कम नहीं करनी होती, क्योंकि उससे बच्चे का जो क्या कहते हैं वज़न पे कम प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के जो माएँ हैं वो खान पान अपना थोड़ा थोड़ा करके खाएं। 6 मील्स हम कहते हैं, और जैसे कि डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि इंद्रधनुष के सारे कलर्स उसमें उस खाने की थाली में होने चाहिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक बात पहले हो रही थी कि जो माँ स्तनपान करती है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जब जो ही बच्चा पैदा हो 1 घंटे के अंदर उनको अपने बच्चे को स्तन से लगाना है, क्योंकि वो जब बच्चे को दूध पिलाती है तो एक तो उनकी बच्चेदानी सिकुड़ जाती है और उनकी ब्लीडिंग कम होती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान स्थापित करने में आसानी रहती है, दोनों में बॉन्डिंग बढ़ती है माँ और बच्चे में। सबसे माँ का दूध सबसे सस्ता है उसके लिए, क्योंकि सारे डब्बे जो आप बाहर से खरीदते हो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, और वो उसी टेम्परेचर में होते हैं। जब आप पानी में डाल के कोई पाउडर बनाते हैं तो उसको आपको गर्म हो सकता है, तो ये माँ के बॉडी के बच्चे को जो चाहिए वही उस टेम्परेचर पे ये दूध होता है। दूसरा ये है कि बच्चे को हर 2-2, 3-3 घंटे में दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। माँ को फ़ायदा क्या होता है, जब वो दूध पिलाती है तो वो उसको जो प्रेगनेंसी में जो वेट पुट ऑन करती है वो वापस अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में आने में उसको आसानी रहती है। दूसरा, उसको स्तन का कैंसर कम होता है जो माएँ दूध पिलाती हैं। तो ये बात चीज़ें पहले ही हम प्रेगनेंसी में माँओं को समझाते हैं कि उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना दूध पिलाएं, जो उनको फ़ायदा होगा। और बच्चे को तो जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बताया, पर दूसरा फ़ायदा ये भी है कि उन बच्चों को डायरिया, जो बच्चे 6 महीने तक माँ का दूध पीते हैं उनको डायरिया और निमोनिया कम होता है। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे देश में सारे जो भी बच्चे जो डेथ होती है बच्चों की, जो मरते हैं, वो इन्हीं 2 कारणों के करते हैं। और दूध के अलावा उनको 6 महीने तक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा माँ के दूध से ही पानी निकाल लेता है, तो ऊपर से कोई पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती जब 6 महीने तक, जब हम सिर्फ उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या एक्सक्लूसिव स्तनपान करते हैं।
अब मैं डॉक्टर राधिका, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम देखने वालों को किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगी, और उसमें ये भी डाल दीजिएगा कि जो ख्वातीन जिनमें कैल्शियम, आयरन और B12 की कमी है उसको कैसे पहचानें और कैसे उसका इलाज भी करें। सबसे पहला मेरा मैसेज तो ये होगा, आपने शुरुआत में ही कही थी, ये पूरा परिवार है, सिर्फ एक महिला हम उसको बताएं और वो अपना देखभाल करे अपने आप से, तो उसके लिए बहुत ही कठिन है। इसमें सबको ही सपोर्ट करना ज़रूरी है, खासकर उनके परिवारजन और उनके हस्बैंड को। तो इसमें मेल पार्टिसिपेशन, पुरुषों का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। उनको घर में ये समझाना, देखिए महिला घर में इतना व्यस्त हो जाती है, अपने बारे में सोचना बंद कर देती है, दूसरों के लिए ही सोचती रह जाती है। तो ये दूसरों का भी इतना ही ज़रूरत है कि उसका ख्याल करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि उसके लक्षण क्या होते हैं। जबकि कैल्शियम, आयरन और B12 की कमी कैसे पहचानें? आयरन की कमी तो देखिए उसके शरीर, उसकी जो शक्ल है, उसका जो एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक लाली होती है। कोई भी अगर एक हेल्दी इंसान होता है तो उसकी शक्ल में एक ग्लो होता है, उसमें एक रंगत होती है, और बिल्कुल एक इंसान सफ़ेद लगे, बिल्कुल थकान सी महसूस करना शुरू करे, शरीर में सूजन आ जाए, ये सारे अनीमिया के लक्षण हैं। ज़रा सा काम करता है इंसान तो उसको सांस चढ़ने लग जाता है, बार बार गुस्सा आना, थकान महसूस करना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि अनीमिया, जो लौह की कमी से भी हो सकते हैं या B12 की कमी से भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक चीज़ की कमी है तो उसका लक्षण अलग तरीके से दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें, एक की कमी जब होती है तो औरों की भी कमी होती है, ऐसा हम सोचते हैं और होता भी है। कैल्शियम की कमी बहुत ज़रूरी है, इसमें हड्डियों का दर्द होना, उसमें भी ये महसूस होना, बार बार थकान महसूस होना। तो कुछ महिलाओं में हड्डी जल्दी टूट भी जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इंसान चलता है, कई बार बहुत लोगों ने देखा होगा कि नसें चढ़ जाती हैं, तो ये भी एक लक्षण है जो कि कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो ये कुछ बातें। एक चीज़ जो लास्ट में बताना चाहती हूँ, आपने पूछा वजन घटाने का तरीका। तो केवल सारे लोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, केवल खाने से नहीं वजन घटता। उनको अपना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करते हैं, जब अपना व्यायाम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियां डेवलप होती हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो वो बहुत हद तक ख्वातीन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग, लेकिन सबसे आसान नहीं जा सकती ज़्यादा, तो घर जिम नहीं जाती, घर में ही रहती हैं, क्या योगा की तरफ आएँ, क्या स्लो वॉकिंग करें या ब्रिस्क वॉक करें? थोड़ा सा इस पे अगर वजन अगर घटाना हो तो एक वॉकिंग ऐसा एक तरीका है जो कि हम सारे लोग ही चलते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। उसको तेज़ी से चले, है ना, जहाँ तक शुरू में कम टाइम के लिए करे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाती रहे। योगा बहुत अच्छा तरीका है, उससे हमारा शरीर में लचीलापन आता है, दिमाग। इन चीज़ों को समझना चाहिए और इनसे बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है सारी चीज़ें। सेहत भी बेहतर होगी और वजन भी कम होगा और उनकी हेल्थ बनी रहेगी, मन भी अच्छा रहेगा। अब मैं डॉक्टर प्रदीप आपसे यहाँ पर गुजारिश करूँगा, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? साथ में आप ये भी डालिएगा उसमें प्लीज़ कि वैक्सीनेशन जो बच्चों का है उसकी कितनी वैल्यू है, उसे बिल्कुल भी इग्नोर क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, तो जो हमने तो खान पान की भी बात करी, उसमें 6 महीने तक माँ का दूध, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि 6 महीने तक आप कुछ मत दीजिए, माँ का दूध दीजिए। 6 महीने के बाद ठोस आहार शुरू कर दें, और ठोस आहार के नाम पे पेरेंट्स जो बाहर से पैकेट ला के भी खिलाना, पैकेट फूड जो मिलता है सब ना, वो सारे ना दें, आप घर में जो बना रहे हैं उसी चीज़ दें। ये 2 मैसेज अगर आप मेरा ध्यान से देखेंगे तो आगे बच्चा अपने आप मांग के खाएगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जो वैक्सीनेशन है, देखिए हम खाना वृद्धि हो रहा है शरीर का, मानसिक विकास की बात करें, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो हमें हमारा कॉमनली दिखता था, और हमने जैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं अभी वो सारे दिखना कम हो गए। पोलियो चला गया बिल्कुल, टेटनस इतने कॉमन, मैंने अपने जब पढ़ते थे हमने इतने टेटनस देखते थे बच्चों में, आजकल वो भी धीरे धीरे गायब हो गया है और इक्का दुक्का कभी देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियों के लिए जिसको कि हमारा टीकाकरण जो है उसको बंद कर सकता है, उसी को सरकार सामने रख के वही टीका लगा रहे हैं कि भाई ये बीमारियां जानलेवा है और वो होना नहीं चाहिए किसी को, आइदर आपको अपंग कर देगा या मार देगा।
तो उसी के लिए वो टीका बना के दे रहे हैं। अगर वो टीका लेंगे तो बच्चों को ये जो बीमारियां हैं वो नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो स्वस्थ होकर हमारा आगे एक बड़े हो जाएंगे। सेहतमंद माशरा हो जाएगा, बिल्कुल हमारी सेहतमंद सोसाइटी की जो रहेंगे प्रॉब्लम्स आगे। हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये बिल्कुल। बहुत ही सही चीज़ें हैं, इन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर उपमा, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगी? मैं अब पोषक की बात हो रही है तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हिंदुस्तान में बच्चे का सड़ना बढ़ना और रीढ़ की हड्डी में फोड़ा बनना, जिसको हम ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो उसको हम सिर्फ फोलिक एसिड एक 5 मिलीग्राम की गोली, जो कि बहुत सस्ती है, पर माँ को उसको गर्भ धारण करने से पहले शुरू करना होता है। तो मैं सब माँओं को रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी गर्भ धारण करने का चाहत रखती हैं वो फोलिक एसिड शुरू कर दें। एक बार आप गर्भ धारण कर लें, फिर उसके बाद उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक वो जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका होता है बंद होने का, तो बाद में खाने का कोई नहीं। अगर हम ये सारी माएँ फोलिक एसिड गर्भ धारण से पहले खाएं तो ये सब प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरा, जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो क्या खाएं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ 3 ग्लास दूध खुद पीजिए और 8 ग्लास पानी। 8 ग्लास पानी मीन्स 2 लीटर पानी, तो माँ को 3 ग्लास दूध और 2 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज पे बात हो रही थी, तो मैं अब सबको कहती हूँ कि जो एक्सरसाइज वो पहले कर रही हैं गर्भ धारण करने से पहले, वो कंटिन्यू कर सकती हैं। और सबसे अच्छा होता है ब्रिस्क वॉकिंग, कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन। तो ये सबसे, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है इसमें, और ये सब लोग कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पर जिस तरह से सभी अपने हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बातें बताई, बेहद कारगर बातें थी, बहुत ही फ़ायदेमंद बातें थी, इन पर अमल कीजिए। और हमारे जो माशरे के बच्चे हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उन्हें उनकी सेहतमंद होने में पूरी हमें सभी को मदद करनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, घर की भी बनती है, हमारे माशरे के सभी लोगों की बनती है। आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि हमारे बच्चों की बात हुई, ख़वातीन की बात हुई, और इस प्रोग्राम में जो जानकारी दी हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने, उसके लिए बेहद शुक्रिया तीनों एक्सपर्ट्स का। तो नाजरीन, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो इस वक्त जो ईमेल आईडी हमारे स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस पर आप मेल कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, और चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा मैं आपसे कि जो हमारे माशरे के बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनका ख्याल रखिए, और ख़वातीन भी ख़ुद का भी ख्याल रखें और बच्चों का भी बेहद ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। आदाब। हर रोज मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मादनियात शामिल हों। सब्जियां और फल अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करें। बच्चों को दूध और दूध से बनी मसनूआत जरूर दें। आयरन और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं खाएं। बाकायदगी से वर्जिश या हल्की फुल्की हरकत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। ग़िज़ाई सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करें। बच्चों को छोटे छोटे वक्फे में सेहतमंद खाने दें।